Hi, very good evening, friends. Today I'm going to start up with the topic that is the highest chance of recession in USA in 2024. Yes, this is a very important topic. Before writing anything, I'm writing very important. It's very important. इस चीज की relevance हम लोग after your exam we will discuss. Why there is a highest chance of a recession in USA in 2024. David Rosenberg, economist. इसकी रेलेवेंस और इसकी इम्पोर्टेंस आप अपने प्री और मेंस के एग्जाम के बाद दोनों में देख सकते हैं। स्पेशली स्टेट एग्जाम्स के अंदर अभी देखा जा सकता है, जिनके अभी थोड़े लेट हैं वो देख सकते हैं इस टॉपिक को। दिस इज प्री एज वेल एज मेंस, IAS एंड CSE एग्जाम्स, राइट। ये एक मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा है, ये छोटा सा पॉइंट नहीं है। एंड दिस इज द एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी सिंस द फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं इसका हिंदी में अर्थात बता देता हूँ, सारा समझ लीजिए। इसका हिंदी में अर्थात है, यूएस इकोनॉमी जो है आज की डेट में रिसेशन की तरफ क्यों जा रही है, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, डेविड रॉसनबर्ग ने इसके बारे में क्या कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेट since the economic crisis. Why this topic is considered to be the important and very important topic in the UPSC right these days. ठीक है, मैं पहला इसका पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, there is a chance of 85% recession in US in 2024. प्री का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, ये आज से नहीं मालूम है, इन अर्ली 2023, in early to 2023 the economic model suggested only 12% chance of recession. बहुत ड्रास्टिक पॉइंट लिख दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं आपको प्री के क्वेश्चंस के लिए। ऐसा है, डेविड रॉसनबर्ग इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अभी स्टेट किया है, इन्होंने पहले भी प्रूवन किया हुआ है। ओनली 2017-19 की एक इनकी स्टडी जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर नहीं थी, बाकी सारी स्टडीज सिंस 1999 ये आज तक इस मॉडल के ऊपर वर्क करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म के उस मॉडल पे वर्क करते हैं। यील्ड कर्व इंडिकेटर्स, डू यू एवरीवन नोज अबाउट द यील्ड कर्व इंडिकेटर्स? ओके, आई लेट यू नो व्हाट आर द यील्ड कर्व इंडिकेटर्स। पहले यील्ड कर्व इंडिकेटर समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं यील्ड कर्व इंडिकेटर्स? ये हमको 3 महीने से लेके स्टार्टिंग से लेके 30 साल तक पीरियोडिकल डेटा में समय समय पे जगह जगह का समय के हिसाब से ये हमको डेटा देने में सक्षमता रखता है। यील्ड कर्व डेटा कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं इससे।
ज्यादातर इकोनॉमिस्ट इसी से स्टडी करते हैं कि अब जो है हमारा इन्फ्लेशन की वजह से, डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, किस वजह से पैसा नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। ये यील्ड कर्व इंडिकेटर्स होता है, कुछ इस तरीके से वर्क करता है, लाइक दिस इज यील्ड मार्जिन्स, इस तरीके से भी वर्क करता है और इस तरीके से भी वर्क करता है। जैसे ये नीचे की तरफ कर्व मूव करेगा, ये देखिए दिस इज गुड, दिस इज इन्वर्टेड साइड, ठीक है। तो ये हमको ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर का मतलब खुद पता चलने के लिए है कि ये यहां तक यील्ड कर्व इंडिकेटर्स आपको मैंने बताया जो इंडिकेट करेगा। अब यहां पे क्या हुआ, 2023 के अंदर जब हमने इकोनॉमिक मॉडल सजेस्ट किया गया, इकोनॉमिक मॉडल से निकाला गया, तो सिर्फ उसने क्या बताया कि 12% चांसेस ऑफ रिसेशन है। वहीं पे उसी समय पे सेम टाइम 23 के अंदर जब यील्ड कर्व इंडिकेटर से इसको निकाला गया तो इसने 50% ऑड जो है बाहर निकाल दिया रिसेशन को पूरा करने के लिए। यानी कि जो रिसेशन की तरफ ले जाते हैं चीजें, वो 50% इन्होंने प्रूव की कि 50% चीजें ऐसी इस समय अमेरिकन इकोनॉमी के साथ इस तरीके से उनकी इकोनॉमी इस तरीके से मूव कर रही है इस रिसेशन पीरियड में कि अगर हम उसको 50% जो उस तरफ मूव कर रहे हैं उस फैक्टर्स को देखें तो वो 50% के करीबन है। जबकि ये लोग क्या कह रहे हैं कि 12% चांसेस थे। किससे? इकोनॉमिक मॉडल से। अब जब इतना बड़ा डेट, ये भी ध्यान रख लो, अर्ली 2023, ये मेंस के लिए तो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्री के लिए कुछ फिगर्स बता रहा हूं। और इसको ना एक वी और लगा लीजिए, हाँ इसमें एक वी और लगा। अब ये एक आपका प्री का और एक क्वेश्चन तैयार है इस समय। देखिए यूपीएससी के अंदर क्या 2-3 चीजें हैं, जो बचेगा वही आएगा डोंट लाफ, जो बचेगा वही आता है। और बचता क्या है, जब हम उसको डीप पढ़ते ही नहीं है। अब ये डीप, इतना डीप जाके आपको मैं स्टडी बता रहा हूं कि इसके ऊपर अब क्वेश्चन कुछ भी आएगा ना, आप इसके ऊपर पॉइंट लिख सकते हो, आपको सारे फिगर्स पता होंगे। मैं आपको इतना इजीली बता रहा हूं। ये सेकंड क्वेश्चन आया है, न्यू इकोनॉमिक मॉडल को लेके इसका डिफरेंशिएशन आ सकता है। इकोनॉमिक मॉडल और यील्ड कर्व इंडिकेटर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी छोड़ो, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस जो एक है मेजर, दिस इज सेंट्रल टू द ट्रांसमिशन, सेंट्रल टू द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, पहला। वहीं पे यील्ड कर्व इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? ट्रैक द रेट्स across different periods from the first month up to 30 years. बहुत ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिर्फ जो मॉनेटरी, जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन ये क्या करेगा, उन ट्रैक उस रेट से, जैसे पुराना, अगर 30 इयर्स पुराना मैं कोई रेट निकालूं आज की डेट का, सपोज करो मैं बात करता हूं 2024, 30 इयर्स बैक चले जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 96 में चले, 94 में चले गए। 94 में जब हम गए 30 इयर्स बैक, जो रेट्स आज की डेट में सपोज करो इस पैन के थे, वो आज की डेट में 30 इयर्स के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ दिस 30 इयर्स कितना बढ़ गए, उस मार्किंग को, उस रेट्स को, और आने 30 इयर्स में इस हिसाब से किस तरीके से ये पैन की रेट्स बढ़ेंगी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो कैलकुलेटिव फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ अप टू 30 इयर्स। 30 साल पीछे
उसको ट्रैकिंग को उस तरीके से एआई टूल के मैथमेटिक्स से उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है कि जब हम उस लॉगरिथम्स की वजह से उस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया गया है, इस कैलकुलेशन को इस तरीके से इंटीग्रेटेड किया गया है कि जो प्रीवियस 30 इयर्स जो अपने मैंने बताया 94 वेजेस, इस पेन की कीमत अगर सपोज 10 रुपए है और वो बढ़ते बढ़ते आगे 30 रुपीज का हो गया, तो 30 इयर्स के अंदर ये 20 रुपीज की इसने हाइक ली। ऐसे ही अब 24 से लेके 54 तक इस पेन की कीमत कितनी जाएगी, जो फैक्टर्स उस समय से डिपेंडेंट थे उन फैक्टर्स को पकड़ के तब इन्होंने ये रेट्स को मेंशन किया है, राइट। YCI यील्ड कर्व इंडिकेटर्स कहते हैं, और इसकी प्रोजेक्शंस डेविड रोसेनबर्ग ने 1999 से स्टार्ट करी थी, ठीक है। इसका एक पॉइंट और लिख लो, सुपीरियरिटी ओवर द मॉडल्स ड्यू टू इट्स हिस्ट्री सिंस 1999, ठीक है। कोई भी मॉडल बना लेकिन उसमें इकोनॉमिक मॉडल के अंदर उसकी सुपीरियरिटी मानी गई, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ये कहती है कि 1999 से लेके जो भी प्रेडिक्शंस इन्होंने की वो एक्यूरेट थी, एप्रोप्रिएट थी और एक्यूरेट थी। इसका एक पॉइंट और लिख लो, फुल मॉडल predicted the soft landing, वर्ड है आपके प्री के लिए, क्वेश्चन तैयार है। सॉफ्ट लैंडिंग इन द 2023, but in 24 the recession probability is highly elevated, बढ़ी हुई है, बढ़ना, ठीक है, सॉरी। ऐसा है 23 के अंदर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग मानी गई अमेरिका के अंदर, 24 के अंदर इसके जो प्रोबेबिलिटी है, जो फैक्टर्स हैं वो इस वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत कंफर्मेशन है कि 85% जो है इस समय रिसेशन को यूएस जो है हिट करेगा डेफिनेटली करेगा इकोनॉमी के हिसाब से। एंड और ये जो मॉडल है, इसका मॉडल किसके ऊपर बना है, मॉडल इज बेस्ड ऑन, इसको स्टडी करने के लिए पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ये टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए, आप लोग जहन में बैठा लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी इनकी। मेंशन द फीचर्स में, मेंशन द फीचर्स के अंदर प्री के अंदर ये क्वेश्चन तैयार है, ठीक है ना। आपको रिसेशन से रिगार्डिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडेक्स दोस्त, ठीक है। सी दैट्स डेट सर्विस रेशियो, डी फॉरेन टर्म स्प्रेड, राइट। ई यील्ड कर्व इंडिकेटर्स। ये जो मॉडल जिसके ऊपर ये स्टडी हुई है रिसेशन रिफॉर्म्स को निकालने के लिए, वो इन बेसिस के ऊपर मौजूद है। यानी कि अगर मैंने किसी का डायसेक्शन किया, मैंने अगर किसी फ्रॉक का डायसेक्शन किया, उस फ्रॉक के डिसेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, क्या क्या फैक्टर्स वो थे, ये वो फैक्टर्स हैं जो क्या दर्शा रहे हैं, जिनकी स्टडी से हम बता पाए हैं कि 85% जो है रिसेशन यूएस के अंदर अभी हिट करने के लिए तैयार है।
यील्ड कर्व के ऊपर अकेला यील्ड कर्व डोंट वर्क एज अ रिसेशन इंडिकेटर इन 2017-19। क्या वो कारण थे जिसकी वजह से यील्ड कर्व जो है काम नहीं कर पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किस समय 2017 और 19 के अंदर? रीजन, उसके फैक्टर्स क्या? जो इंडिकेटर है ये रिसेशन इंडिकेट नहीं कर पाया 17-19 में, इसके कुछ फैक्टर्स थे। व्हाट वर दोज फैक्टर्स आर? ऐसा हुआ इजी फाइनेंशियल कंडीशंस पहला, एंड फेवरेबल टर्म स्प्रेड। देखो ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया? ऑपोजिट द सिग्नल ऑफ इंटीग्रेटेड यील्ड कर्व। ठीक है, ऐसा हुआ यील्ड कर्व 17-19 के अंदर 2017-19 के अंदर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उसके कारण क्या थे कि बहुत सारा पैसा फ्लो हो रखा था और टर्म स्प्रेड की कंडीशन बहुत फेवरेबल थी, मतलब फैलने के लिए, विस्तार करने के लिए, अपने को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत इजी फैसिलिटीज थी। जिन्होंने क्या किया, उस सिग्नल को ऑपोजिट कर दिया जिससे कि हमें लगे कि ये फेवरेबल है, लेकिन वो चीजें फेवरेबल नहीं थी। इंटीग्रेटेड यील्ड कर्व ऑपोजिट द सिग्नल ऑफ इंटीग्रेटेड यील्ड कर्व, मतलब उस सिग्नल को यील्ड करके, यील्ड कर्व जिससे इंटीग्रेटेड था, जिससे हमें पता लग सकता था कि रिसेशन में कुछ रिसेशन आने वाला है, इस समय पे किस चीज के ऊपर हमें रिसेशन देखने को मिलेगा 17-19 में, लेकिन वहां पे इन दोनों कंडीशंस ने उसको ऑपोजिट कर दिया। एंड दिस इज द प्री मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी फाइनेंशियल कंडीशन एंड फेवरेबल टर्म स्प्रेड्स, ये दो। तो ये आप लिख, ये रिसेशन डेंजरस किस किस के लिए होगा? सबसे पहले तो कुछ स्टॉक मार्केट के लिए डेंजरस होगा, स्टॉक मार्केट, राइट, एक। दूसरा, कुछ एसेट पीपल, ऐसा है जो इंडिविजुअल डिपेंडेंट हैं, कुछ अमेरिकन जो हायर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, उनको कुछ ये हिट देखने को मिलेगा इस रिसेशन पीरियड के अंदर। नॉट वेरी इकोनॉमिकली वेरी रिच पीपल, द मीडियोकर वंस, द हायर मिडिल पीपल। ठीक है, और बिजनेस के लिए ये पार्ट एंड पार्सल है, अप एंड डाउन्स, बिजनेस के लिए पार्ट एंड पार्सल का काम करेगा। Before ending and before saying bye, my only suggestion to every of the UPSC aspirant जो प्री और मेंस दोनों को अभी देख रहे हैं, जो प्री 2024 देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए, any RS and any other state exams, please go through it while writing down your mains paper। 2-3 दिन पहले देख जाइएगा, हेल्प करेगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी रेलेवेंस जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप इस वीडियो के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, देन रेस्ट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई हैव अ क्लास आफ्टर 2 hours, अगेन बैक।